हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम कर रहे थे। जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता है कि आज हम एक्सरसाइज 3.4 से पहले का सैम्पल प्रॉब्लम 4 लेंगे और एक्सरसाइज 3.4 के न्यूमेरिकल लेंगे। जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है, अभी आप वीडियो पे आए हो बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए या कॉमेंट सेक्शन नीचे चेक करिए, वहाँ पर भी मैंने कॉमेंट करके पिन कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जब आप नीचे जाओगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपको सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर का भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप क्लिक करिए तो पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कराए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सैम्पल प्रॉब्लम 4 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। ओके, थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज करिए तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये एक स्विमिंग पूल हम बना ले रहे हैं। चलो, ये एक स्विमिंग पूल है मान लो, ठीक है। और इस स्विमिंग पूल का जो वॉल्यूम है वो कितना है? V। वॉल्यूम कितना है? V। वॉल्यूम का मतलब समझते हो ना कि कितना उसमें पानी आ रहा है। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल बी V। ओके, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ द पूल, स्विमिंग पूल बी V। V इसका वॉल्यूम है, करेक्ट। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। ठीक है, 2 पाइप लगा रहे हैं, तो इस स्विमिंग पूल को पूरा भरने में कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटे, 12 आवर्स। ठीक है, और ये जो 2 पाइप हैं, भी आप आगे पढ़ोगे कि स्मॉलर डायमीटर का और एक लार्जर डायमीटर का। तो आपको पाइप कैसा दिखेगा इमेजिन करो। देखो, ये हो गया आपका लार्जर डायमीटर और ये हो गया आपका स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, तो ये पाइप्स हैं और यहाँ से पानी आ रहा है। अब इसको हमने ऑन कर दिया। ठीक है, जैसे ही ऑन करेंगे तुरंत टाइमिंग हम स्टार्ट कर देंगे अपनी घड़ी में, और जैसे ही 12 घंटे हो जाएंगे तो ये पूल भर जाता है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ चलाते हैं तो कितना टाइम लगता है बताइए भरने में? 12 आवर्स, करेक्ट। चलो, बहुत बढ़िया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। बात समझिए जरा, ये क्या बोला गया? ये तो एक फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? यहाँ पर पूल कितना भर गया बताइए? पूरा भर गया 12 घंटे में। ठीक है, तो ये पूरा फिल हो गया, वॉल्यूम V यहाँ पे भर गया। कोई डाउट है? अब देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इफ़ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स। ठीक है, जो लार्जर डायमीटर का पाइप है उसको कितनी देर के लिए यूज़ किया गया? 4 आवर्स के लिए। बात समझ रहे हो ना भाई? देखो, लार्जर डायमीटर का पाइप हमने खोला और घड़ी अपनी स्टार्ट कर दी। ठीक, टाइम चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। 4 घंटे पे हमने उसको बंद कर दिया। बात समझिए जरा, लार्जर डायमीटर वाले पाइप को केवल कितने घंटे यूज़ किया जाता है? 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है, एंड का मतलब एज वेल एज, साथ में उसी टाइम पर, उसी टाइम का मतलब भरते टाइम, मतलब एक लार्जर डायमीटर को 4 घंटे के लिए चलाया, एज वेल एज द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स। ठीक है, फिर लार्जर डायमीटर को बंद कर दिया 4 घंटे के बाद, और स्मॉलर डायमीटर वाले को कितनी देर के लिए चलाया? 9 आवर्स के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या होता है, पढ़ो। तो क्या होता है? ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। और इस बार पूरा पूल नहीं भरता है। कितना भरता है? हाफ। मतलब समझिएगा जरा, यहाँ पे अगर हम आपको डायग्राम बनाएं तो पूल तो वही है, ठीक है, पूल वही है आपका, पूल सेम है, यानी कि अभी भी इसका वॉल्यूम पूल का कितना है? V। लेकिन एक बात बताओ, अगर पूल में आधा पानी भरे, हाफ पूल भरे, तो आप बोलोगे कितना वॉल्यूम है उसमें? V/2। ये तो बात पता है, कितना वॉल्यूम है उसमें? V/2। ठीक है ना? अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहाँ पे हम फिर से बना रहे हैं, और आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा जरा। ये लार्जर डायमीटर है, लार्जर डायमीटर वाला पाइप, और ये क्या है आपका? स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप। ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है और इसमें से भी पानी आ रहा है। लेकिन ध्यान दें प्लीज़, ध्यान ये देना है आपको कि इस बार जो लार्जर डायमीटर है ये कितनी देर के लिए चलता है? 4 आवर्स के लिए। ठीक, और स्मॉलर डायमीटर कितनी देर के लिए चलता है? 9 आवर्स के लिए। कोई डाउट है? तो ये पूल इस बार कितना भर जाता है? कितना भरता है ये इस बार? ओनली हाफ। हाफ का मतलब कितना वॉल्यूम पानी आ जाएगा इसमें? अगर इसका पूरा वॉल्यूम V था, पहले पिछली बार ये पूरा V भर जाता था, तो इस बार ये V/2 भर जाएगा। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। मतलब थर्ड कंडीशन में उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है
क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने? ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम, बात समझिए जरा, अगर हम केवल लार्जर डायमीटर वाले पाइप को ही ऑन करके छोड़ दें, स्मॉलर का यूज़ ना करें, तो ये लार्जर डायमीटर वाला पाइप कितने आवर्स में इसको अकेला भर देगा, यानी कि कितने आवर्स में वी वॉल्यूम इसका भर देगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ो ना। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। बात समझ में? तो हमने क्या अज्यूम किया, यहाँ पे देखिए हमने सॉल्यूशन में लिखा है लेट द टाइम टेकन बाय द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल बी एक्स आवर्स। हमने ये मान लिया कि अगर हम लार्जर डायमीटर को अकेले चला देते हैं, लार्जर डायमीटर वाले पाइप को अकेले ऑन कर देते हैं और स्मॉलर का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये अकेले कितनी देर में इसको भर देता है? एक्स आवर्स में। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम केवल स्मॉलर ऑन करके छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम केवल ये देखिए स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप ऑन करके छोड़ देते हैं, तो ये अकेले इसको कितनी देर में भरता है? वाई आवर्स में। तो आपको बताइए ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की, क्योंकि यही तो पूछा है कि अकेला अगर हम पाइप ऑन करें दोनों में से कोई भी, तो लार्जर डायमीटर वाला कितनी देर में भर देगा और स्मॉलर डायमीटर वाला कितनी देर में भर देगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, फिर से समझ लीजिए एक बार। वॉल्यूम भी हमने माना है इस कंटेनर का, जो भी ये भर रहा है, पूल का, कंटेनर नहीं है पूल है। जब दोनों को एक साथ ऑन कर दिया जाता है तो 12 घंटे लगते हैं इसको पूरा वी भरने में। लेकिन जब दोनों को इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि बड़े वाले को 4 घंटे के लिए चलाया जाता है और छोटे डायमीटर वाले को 9 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो हाफ भर पाता है। तो कह रहा है कि बताओ अगर अकेले चलाया जाए तो अकेले बड़े वाला डायमीटर कितने टाइम में भर देगा? हमने माना एक्स आवर्स में भर देगा, और छोटे डायमीटर वाला पाइप हमने माना वाई आवर्स में इसको अकेले भर देगा। ठीक है, चलो अब क्या करें? हाँ देखिए, आपने क्या अज्यूम किया है, ये एक्स आवर्स में बड़ा वाला इसको भर देता है कितना? वॉल्यूम वी। कितना भाई? यही तो माना, पूरा भर देगा ना वॉल्यूम वी। और छोटा वाला वाई आवर्स में भर देता है कितना? वी, वॉल्यूम वी। ये आपने माना है, कोई डाउट है बताइए? अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है छोटी क्लास में? देखिए आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर याद करिए। देखिए अगर 5 रुपीज़ में आते हैं 25 टॉफ़ी, मान लीजिए 5 रुपीज़ में आते हैं 25 टॉफ़ी, तो 1 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी आती थी? ये 5 से उधर डिवाइड लगा देते थे कि नहीं लगा देते थे बताओ? तो इतनी टॉफ़ी आती थी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप जो भी आए। तो ध्यान से ज़रा चेक करिएगा, अगर मैं लार्जर डायमीटर वाले पाइप की बात करूं तो एक्स आवर्स में भरता है बराबर कितना? वी, वॉल्यूम। गलत कह रहा हूं मैं? बताओ भाई, यही तो तुमने माना है कि एक्स आवर्स में लार्जर डायमीटर भरता है बराबर कितना? वॉल्यूम, वी वॉल्यूम। बात समझिएगा जरा। देखिए एक्स आवर्स में, समझिएगा जरा, लार्जर डायमीटर की बात कर रहा हूँ, पहले समझ लो क्वेश्चन तो 2 मिनट में बन जाएगा, पर समझो। एक्स आवर्स में भरता है बराबर, किसकी बात कर रहे हो? लार्जर वाले डायमीटर की। तो एक्स आवर्स के लिए अगर आप इसको अकेला खुला छोड़ देते हो तो ये पूरा भर जाता है। भरता है बराबर कितना? वी वॉल्यूम। कोई डाउट है? तो 1 आवर अगर आप इसको ऑन करोगे लार्जर डायमीटर को, तो ये कितना भर देगा? वी बाय एक्स। इधर डिवाइड लगा देते हो ना, चेक करो, 5 से डिवाइड लगाए थे यहाँ पे, फिर से चेक कर लो। एक्स आवर्स में लार्जर डायमीटर भर देता है बराबर कितना? पूरा। तो 1 आवर में कितना भरेगा? वी बाय एक्स। कोई डाउट है? अच्छा ये बात बताओ, आपको ये वाली सिचुएशन से यहाँ जाना है, मैं बता रहा हूँ, समझो कैसे। ये बात बताओ, जब तुमको ये पता चल चुका है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ वापस टॉफ़ी वाले केस में। 1 रुपीज़ में जब इतनी टॉफ़ी आती है, तो अगर हम तुम्हें से पूछे 15 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी आती, तो पहले 1 रुपीज़ में निकाल लेते थे, और फिर 15 रुपीज़ में आप कैसे निकालते थे? इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे आप? जो भी आंसर आता था हमारा, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते थे कि नहीं? यानी कि दी गई कंडीशन से पहले 1 रुपीज़ में निकालते थे कितनी टॉफ़ी आ रही, फिर जितनी रुपीज़ में पूछता था उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक इसी तरीके से एक्स आवर्स में भरता है पूरा, फिर 1 आवर में कितना भरेगा ये निकाल लेंगे। फिर ये चेक करेंगे जो यहाँ पे इन्होंने दिया था कि 4 आवर्स में ये भरता है। अच्छा एक बात बताओ, जब उन्होंने आपको यहाँ पे बोला था कि भाई 4 आवर्स इसको चलाया जाता है लार्जर वाले को, 9 आवर्स स्मॉलर वाले को, तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम ये तो नहीं कहीं समझ रहे हो कि जैसे v/2 पूरा भर गया तो मतलब आधा भर गया, आधे का आधा ये भर देता है और आधे का आधा ये। ऐसा नहीं है ना 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 ना, पता नहीं ये कितना भरता होगा और पता नहीं ये कितना भरता होगा। बात समझ में? हाँ, दोनों मिलके कितना भर देते हैं? हाँ, इसको v/2, दोनों मिलके कितना भर देते हैं? v/2। इसको कितनी देर के लिए चलाया जाता है? 4 आवर्स के लिए, और स्मॉलर को 9 आवर्स के लिए। तो भाई एक बात बताओ, अब तुम निकाल तो चुके हो यहाँ से इन्फॉर्मेशन, लार्जर वाला 1 घंटे में v/x भरता है, तो लार्जर वाला 4 घंटे में कितना भरेगा?
इस वॉल्यूम को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 आवर्स में जो लार्जर वाला है तुम्हारा वो कितना भर देगा, 4v/x, 4 × v/x। कोई डाउट है बताइए? हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा बात समझो, देखो बात समझो जरा, ये काम तुमने किसके लिए किया है बताओ? हाँ, लार्जर डायमीटर वाले पाइप के लिए। अब हम करेंगे किसके लिए? आपको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, किसके लिए? स्मॉलर के लिए करके दिखाते हैं। चलिए बताइए, स्मॉलर क्या करता है, y आर्स में भरता है बराबर कितना, v। ठीक है, तो ध्यान से करिए, स्मॉलर डायमीटर वाला जो आपका पाइप है, ठीक है, वो y आर्स में भर देता है बराबर कितना, v वॉल्यूम। तो 1 आर में कितना भरेगा बताओ, v/y वॉल्यूम। लेकिन छोटे वाले को चलाया कितनी देर के लिए जाता था, 9 आवर्स के लिए। तो इसका मतलब छोटा वाला जो है 9 आवर्स में कितना भर देगा बताओ, 9v/y वॉल्यूम। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से ज़रा चेक करना, ध्यान से चेक करो। मैं अगर तुमको बोलूं कि 4 आवर्स में लार्जर वाले ने जितना वॉल्यूम भरा है प्लस 9 आवर्स में स्मॉलर वाले ने जितना वॉल्यूम भरा है, तो इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करने पर कितना आना चाहिए बताओ, v/2। ये बात नहीं समझ में आई बताओ? तो बन गई इक्वेशन की नहीं? बताओ कैसे भाई, 4 आवर्स में लार्जर ने जितना भरा होगा प्लस 9 आवर्स में स्मॉलर ने जितना भरा होगा, मिला के कितना भरा होगा, v/2। बात समझ में आई? तो ध्यान से चेक करो, 4 आवर्स में लार्जर ने कितना भरा है, बोलो 4v/x प्लस 9 आवर्स में स्मॉलर डायमीटर ने कितना भरा है, 9v/y इज इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम किसने भरा, लार्जर ने, ये वॉल्यूम किसने भरा, स्मॉलर ने, मिला के कितना भरा, v/2। कोई डाउट है? बताओ। अब हम क्या करते हैं, आपने हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है, यानी कि यहाँ पर आपके लिए x और y इंपॉर्टेंट है। ये v एक फालतू की चीज़ है जिसको हमने क्वेश्चन में इसलिए डाला ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ से हम v अगर कॉमन ले लें तो v से भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, तो v अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा, आप उसकी टेंशन ना लो। ये v, कोई डाउट है? अब देखिए ब्लू मार्कर से हम कर रहे हैं, अगर हम 1/v से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मल्टीप्लाइंग बाय 1/v बोथ साइड, तो हमने राइट में भी 1/v से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी, ये v तो पहले से था, और 1/v से ऐसा करने से ये वाला 20 से कट गया और ये वाला 20 से कट गया। राइट हैंड साइड क्या बचा बताइए, बताइए क्या बचा, 1/2 है ना। तो एक इक्वेशन आपके पास आने जा रही है क्या, 4/x प्लस 9/y इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई बताइए? हाँ, कोई डाउट है? अब x और y में अगर एक और इक्वेशन बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो अब एक और इक्वेशन कैसे बनाएं, देखिए जो पहली सिचुएशन इन्होंने बोली थी कि इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग द 2 पाइप्स, यहाँ से बनाते हैं। देखो ये बड़ी बढ़िया बात वो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप पढ़ें तो जो पहली सिचुएशन थी उसमें अगर मान लो आपने दोनों पाइप का जो टैप है वो आपके हाथ में है, हमने बोला 1 2 3 स्टार्ट, दोनों एक साथ खोलोगे, ये बात समझ में आई, और दोनों एक साथ बंद करोगे। कितनी देर के लिए खोल दोगे, 12 घंटे के लिए। पढ़ो ना, इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। ठीक है, मतलब पूरा पूल कब भर जाता है, जब दोनों को एक साथ कितनी देर के लिए चलाया जाता है, 12 घंटे के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो एक बात बताओ, जो फर्स्ट सिचुएशन है यहाँ से आपको ये बात पता चल रही कि 12 घंटे के लिए लार्जर को भी ऑन किया गया था और 12 घंटे के लिए स्मॉलर को भी ऑन किया गया था। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इसी कॉन्सेप्ट से कि 12 घंटे में लार्जर कितना वॉल्यूम भर देगा बताओ? हाँ भाई, 4 आवर्स में निकाला था ना तुमने, अब कितने में निकाल लोगे, 12 घंटे में। अरे यहीं से देखो ना यार, x आवर्स में लार्जर वाला v भरता था, 1 आवर्स में v/x, तो 12 घंटे में कितना भर देगा, 12 × v/x। बात समझ में? तो लार्जर कितना भर देगा बताओ, 12 × v/x प्लस स्मॉलर को भी तो कितनी की देर के लिए चलाया तुमने, 12 घंटे के लिए। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहाँ वाले कॉन्सेप्ट से देखो कि भाई y आवर्स में स्मॉलर भरता था बराबर कितना, v पूरा, तो 1 आवर में कितना भरता था, v/y, तो 12 आवर में कितना भरेगा, 12 × v/, हाँ तो 12 × v/y। अब एक बात बताओ, 12 घंटे तक लार्जर ने कितना भरा,
इतना वॉल्यूम, 12 घंटे तक स्मॉलर ने कितना भरा, इतना वॉल्यूम। और हो क्या जाता है, इसका रिजल्ट क्या था, पूरा भर जाता है, ऐसा उन्होंने बोला है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। करेक्ट, कैन टेक इन 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल, यानी कि दिस इज द वॉल्यूम फिल्ड बाय व्हाट, लार्जर डायमीटर, दिस इज द वॉल्यूम फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर। और 12 घंटे के बाद जब बंद कर दिया जाता है तो चेक किया जाता है पूरा भर जाता है, इसका मतलब इज इक्वल्स टू व्हाट, वी। कोई डाउट है? ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझो। पहले यहाँ वी से वी अब कॉमन लेके काट दोगे तो यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, 12/x और प्लस 12/y इज इक्वल्स टू, यहाँ वी से वी कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। अरे भाई वी कॉमन लो, 1/v से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो यार, वी से वी इधर कटेगा तो क्या बच जाएगा इधर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे जो भी कंडीशन दी रहेगी, जैसे 4 आवर्स के लिए चलाया गया, 9 आवर्स के लिए चलाया गया, तो आप पहले ये अज्यूम कर लिया करिए कि x आवर्स में वो अकेले भर देता है, y आवर्स में वो अकेले भर देता है। फिर एक घंटे का निकाल लिया करो, 1 घंटे का निकाल लोगे हैं कैसे, x आवर्स में भरता है v, तो 1 घंटे का निकाल लिया। अब जितना भी घंटा दिया हो आपको, जितने भी घंटे की बात कर रहा हो, अब जरूरत थोड़ी कि 4 और 9 करे, अगर वो 5 कह देता तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो पता चल जाता कि लार्जर वाला 5 आवर्स में कितना वॉल्यूम भरेगा, स्मॉलर वाला कितना वॉल्यूम भरेगा। फिर दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करके उसके इक्वल रख देते हैं जो क्वेश्चन में वो कह रहा था। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि भाई 4 आवर्स इसको, अगर 9 आवर्स इसको, तो v/2 भर जाता है। सुनो, एग्जाम में जरूरी थोड़ा ना तुमको हाफ बोल दे, 3/4 बोल दे, तो हम क्या किसके इक्वल रख देते हैं, 3v/4। भाई 3/4 का मतलब क्या होता है, 3v/4 के इक्वल रख देते। कुछ भी आपको बोलता, अगर 1/5 ऑफ द वॉल्यूम बोल देता तो 1/5 इंटू वी रख देते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ से आप कर लेते हो, एक इक्वेशन बना लेते हो। उसके बाद वापस लौट के आप तब वहाँ चले जाते हो जब दोनों को एक साथ चलाया जाता था, जब दोनों को एक साथ चलाया जाता था। और जब दोनों को एक साथ चलाया जाता था तो जितने भी घंटे के लिए चलाया जाता था उतने घंटे के लिए दोनों को निकाल लीजिए, निकालोगे इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। जैसे कि दोनों को 12 घंटे के लिए, जरूर थोड़ा क्वेश्चन में 12 घंटे के लिए चलाया जाता, क्वेश्चन में मान लो 11 घंटे के लिए चला दिया था, तो ये क्या होता है 11v/x, और दूसरा क्या होता है 11v/y। और ज़रूरी नहीं है कि जब, जैसे इन्होंने भाई बोला कि 12 घंटे के लिए चला दिया गया तो v वॉल्यूम भर गया, ज़रूरी कि v भर जाए। बात समझ में आ रही? कुछ भी भर सकता है वो, आपको बोल सकता है कि मान लो वो बोल देता आपको कि हाफ ऑफ द वॉल्यूम फिल्ड, जब 12 घंटे के लिए चलाते हैं तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम फिल्ड, तब हम v के इक्वल नहीं रखते, v/2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप सिचुएशन को एनालाइज करिएगा। उसके बाद v कॉमन लेके क्या करोगे, आप काट दोगे दोनों तरफ से, मतलब कॉमन लेके 1/v से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा। 2 इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास, ये देखिए x और y में, और इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि लार्जर डायमीटर कितने टाइम में फिल करता है और स्मॉलर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट्स ये 2 इक्वेशंस आई थी, इनको सॉल्व करना है। अब आप पहचान गए होंगे इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, 1/x को क्या पुट करेंगे, u, ठीक है। तो लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 4 × 1/x इसको लिख सकते हो, तो 1/x क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 × 1/x, तो 1/x क्या हो जाएगा u, तो 4u, और ये क्या हो जाएगा इसी तरीके से 9v इज इक्वल्स टू 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, है ना, तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब इसको चेक करो, इसको 12 × 1/x लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 12u और प्लस 12 1/y को v इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सपोज ये क्या है कि थर्ड इक्वेशन है और ये है आपकी फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को यूज़ कर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 12u है, यहाँ पे 4u है, एलिमिनेट करेंगे किसको, u को कर लेते हैं, है ना, इजी रहेगा। तो हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 है ना, तो u का कोफिशिएंट हमको क्या बनाना है 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 ज़ा 27 इज इक्वल्स टू 3 × 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 5th। अब क्या करें, हम फोर्थ में से 5th को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फोर्थ क्या है आपकी 12u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्टिंग 5th फ्रॉम 4th, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर 12u और प्लस 27v इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, करेक्ट। माइनस करते हैं, माइनस करेंगे ना, हाँ, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ओहो सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो
तो ये क्या है 3/2 पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम माइनस। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। देखो 12u पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है 27 के सामने माइनस मानोगे ना, तो 7 - 2 5 और 2 - 1 1 और साइन आएगा माइनस का, साथ में आएगा v = 2। हाँ भाई इसको बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, रफ वर्क में कर लो। 1 में से माइनस करना है क्या 3/2 कर लो, तो एलसीएम ले लोगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, ये ऐसा होगा 2 - 3/2 यानी कि -1/2 हो जाएगा। सही है, तो -1/2। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस आप हटा सकते हो या मल्टीप्लाइंग में -1 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो, जो करना है कर लो। ये माइनस से माइनस हट जाएगा तो मैंने इसको यहीं पे हटा दिया। ठीक है, अब क्या करें 15 से डिवाइड लगा देंगे बोथ साइड। ये आ गया आपके पास क्या 15v = 1/2 डिवाइडिंग बाय 15 बोथ साइड, लेफ्ट में भी और राइट में जब डिवाइड करोगे तो 2 से नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल और 2 × 15 क्या होता है 30 होता है ये। अब v आ गया आपके पास, अब v आ गया तो u निकाल लेते हैं कहीं से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या पुट कर देते हैं v की वैल्यू, पुटिंग v = 1/13 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा देखो 4u और प्लस 9 × हाँ भाई v की जगह क्या रखोगे बताओ, कितना रखोगे 1/30। तो यहाँ पे हमने रखा 1/30 = 1/2। अब ये जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 10 = 30, तो कितना आ गया 3/10 और 3/10 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपके पास 4u। देखो पहले तो ऐसा हो जाएगा 4u और प्लस यहाँ क्या बचा 3/10 = 1/2। 3/10 को राइट में भेजो तो दिस इम्प्लाइज 4u = 1/2 - 3/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे 1/2 - 3/10 को एलसीएम कितना आ जाएगा 10 को 2 से डिवाइड लगाएगा ऊपर क्या 5 5 1 5 माइनस यहाँ पे तो 3 रहेगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 5 - 3 2 2/10 2 1 2 5 तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया 1/5। कोई डाउट है तो एक तरीके से आपके पास आ गया, अगर आप ध्यान दें तो आ गया आपके पास 4 × u = 1/5। अब क्या करें बताइए, 4 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो लगाते हैं 4 से लेफ्ट में और 4 से राइट में डिवाइड लगाया, 4 से 4 गया, u = 1/5 4 = 20। एक तो ये आ गई आपकी वैल्यू u की और ये आ गई आपकी v की। अब हमको किसकी वैल्यूज़ निकालनी थी बताइए, हमको निकालनी थी x और y की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ। चलो हाँ भाई, आपने क्या अज्यूम किया था बताइए 1/x = u, तो 1/x = में u और u की वैल्यू कितनी आई है 1/20, तो 1/20 नॉट टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये x/1 x हो जाएगा और 20/1 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 आवर्स आ गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y क्या था आपका 1/y क्या था v, तो 1/y = v कितना है 1/30। तो क्या करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो y/1 y होता है 30/1 30, तो y = what 30 आवर्स। ठीक है, अब हम अपना आंसर कैसे करेंगे सब बच्चे सुन लें, आपको लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, सब लोग वीडियो रिवर्स करके लिख लीजिएगा। देखिए आपको आंसर लिखना है द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर alone can fill the pool in 20 hours and the pipe of a smaller diameter alone can fill the pool in 30 hours। तो स्टूडेंट सैम्पल प्रॉब्लम्स हमारी ये खत्म हो गई हैं सारी। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलो ये तो प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ये तो हो जाएगा सॉल्व। लेकिन आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स फॉर्म बाय दीज लाइन रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशन विद द एक्स एक्सेस। मतलब ये दोनों लाइन्स और एक्स एक्सेस के साथ एक ट्राइंगल बनेगा और इन दोनों लाइंस और y एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनेगा। तो दोनों ट्राइंगल्स को पहचान के दोनों का एरिया निकालना और एरिया निकालने के बाद रेशियो उसका बताना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसमें, पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मान लो आंसर आ रहा है हमारा 4:1, वो 1:4 गलती से दे देते हैं। पता है, बात समझो, बात ये है कि आपको कौन सा एरिया पहले लेना है। भाई रेशियो जब आप निकालोगे तो कौन सा एरिया निकालना है, पहले लेना है ऊपर। भाई रेशियो आप कैसे निकालते हो बताओ, रेशियो आप निकालते हो कोई क्वांटिटी ऊपर होती है कोई क्वांटिटी नीचे होती है, ऐसे ही तो निकालते हो ना भाई।
एरिया 1 अपॉन एरिया 2, ऐसे ही करोगे। लेकिन इस एरिया 1 को कौन से ट्राइंगल वाला एरिया लेना है, वो वाला जो दीज लाइन्स एंड विद द एक्स एक्सिस। बात समझ में आई बात की नहीं? ये वाला ट्राइंगल किससे बनता है, इन जो भी ग्राफ बनेगा इन दोनों लाइन्स का और एक्स एक्सिस के से बाउंडेड जो ट्राइंगल बनेगा वो वाला ट्राइंगल आपको ऊपर रखना है और नीचे किसका एरिया रखना है, वो वाले ट्राइंगल का एरिया रखना है जो इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से बना है। अगर आपने गलती कर दी, मतलब ऊपर अगर न्यूमरेटर में अगर आपने क्या रख दिया, वो वाला ट्राइंगल रख दिया जो इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से बना है और नीचे वाला ट्राइंगल रख दिया जो इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से बना है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब सही होने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लो आंसर आना है 4:1, तो क्या आ जाएगा हमारा 1:4 आ जाएगा, पलट जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। तो आइए बढ़ते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल बनाएंगे, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। ये रही x की वैल्यूज़ और ये रही y की वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालो, x अगर 0 हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा 6, अरे चेक करो ना, x 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा 6, और अगर y 0 हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड लगा दो उधर ले आके 3, तो y अगर 0 तो x तुम्हारा कितना आ जाएगा 3। 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, पर फिर भी अगर आपको लेना हो तो आप एक और पॉइंट ले सकते हो। लेट अस अज्यूम y की वैल्यू हमने कितनी ले ली 2, ठीक है। तो y की वैल्यू आप 2 लीजिए, यहाँ पे 2 लीजिए, चलिए क्या हो जाएगा बताओ, 2x + 2 = 6, 2 उधर जाएगा तो 2x = 6 - 2 4 डिवाइडिंग बाय 2, तो 2 इधर आके डिवाइड लगा देगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 कितना होता है 2 हो जाएगा। बस समझ में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तो अब आपको पॉइंट्स क्या क्या मिले बताइए, 0,6, हाँ भाई पॉइंट्स पढ़ लोगे ना, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। 0,6 आएगा, कहाँ आएगा, तो 0,6, x पे 0 y पे 6, ठीक है। उसके बाद 3,0, तो 3,0 y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो x एक्सिस पे आएगा 3,0, ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 3,0 और ये वाला हो गया आपका 0,6। नाम रखते चलो, सपोज ये a है, ये क्या है आपका पॉइंट b है, और 2,2 यहाँ कहीं आएगा, ये 2,2। ग्राफ पेपर आज भी बच्चे नहीं लेके आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है ना। तो ये हो जाएगा क्या, क्योंकि अक्सर क्लास में ऐसा ही होता है, पूरा चैप्टर निकल जाता है, ग्राफ नहीं लेके आते हैं। चलो ये 2,2 तो अभी हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। आपको पता है कि एक लाइन बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। और 2,2 कहाँ आना था, यहाँ कहीं आना था ना, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका, लेट अस से C, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,2। अब क्या करें, इस लाइन के ऊपर हम इस लाइन की क्या लिख देंगे, इक्वेशन। थोड़ा सा आगे बढ़ा के जगह बना लेते हैं। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2x + y = 6। बात समझ में आ गई। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन की टेबल थी, हटा दें इसको। चलो अब सेकंड लाइन की टेबल बनाते हैं। 3 पॉइंट्स यहाँ पे भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x है और ये क्या है y। हाँ भाई x की वैल्यू 0 पुट करो, चलो करो, यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -y + 2 = 0। x 0 पुट किया ना, तो -y = 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी होगी 2, करेक्ट। अब y की वैल्यू पुट करो कुछ, y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, हाँ तो y 0 रखो तो क्या हो जाएगा 2x, अब देखो ये बीच वाला तो 0 हो गया, 2 जाएगा राइट में -2, तो x की वैल्यू क्या जाएगी -2.2 यानी कि -1। तो y जब 0 है तो x कितना है -1। एक पॉइंट और ले लेते हैं कोई, x की वैल्यू कितनी रखोगे +1, क्या फ़ायदा है, रख दो। x की वैल्यू +1 रखो तो 2 1 ज़ा 2 -y + 2 = 0। x कितना रखा है इस बार 1 रखा है, ठीक है। तो इस y को ही सीधे उधर भेज दो ना, तो y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + 2 लेफ्ट में कितना हो जाएगा 4, y उधर पॉजिटिव, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपको जो लेना हो आप वो ले लो,
जो आपको x और y की वैल्यू पसंद है। 0,2, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी 0 और y कितना 2, तो ये आ जाएगा 0,2। सपोज इसका नाम क्या है, पॉइंट D, 0,2, करेक्ट। उसके बाद -1,0, तो -1,0 यहाँ आएगा, x पे -1 और y पे 0, तो ये हो गया आपका पॉइंट E, -1,0। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1,4, तो 1,4 यहाँ कहीं आएगा, हाँ। एक्चुअल में मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, ठीक है, तो जब आप पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, रुक जाओ, क्योंकि 1,4 ही इसका सॉल्यूशन होगा, अभी आप देखिएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है -1,0 और ये क्या है 0,2, तो इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली 1,4 से चला जाएगा। देखिए जाने वाला है 1,4। तो ग्राफ पेपर अगर होता तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा भी आ ही रहा है लगभग, और आप लोग तो रखते नहीं हो ग्राफ पेपर। चलो, तो ये जो है इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे। क्या इक्वेशन है सेकेंड लाइन की, 2x - y + 2 = 0। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर आप पढ़ें तो ये पॉइंट क्या है 1,4 ही तो है, तो ये सेकेंड लाइन पे लाई करना तो था ही, सेकेंड लाइन का सॉल्यूशन था ये, जिसको हमने नहीं बनाया था पहले, अब हम बना ले रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है 1,4, इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है, इनका सॉल्यूशन होता है। और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए आप कुछ f, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। अब आप मुझे ज़रा देख के बताइए, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा बन रहा है जो कि किससे बाउंडेड हो, बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हाँ भाई, F, E और B। पता है कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को, सर यहाँ पे y एक्सिस भी तो आ रहा है। अरे भैया, अगर तुम यहाँ y एक्सिस ले लोगे तो देखो ये लाइन, ये दूसरी लाइन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और उसमें तो x एक्सिस भी आ गया, सिर्फ क्या, और y एक्सिस भी आ गया, क्या आना है सिर्फ x एक्सिस। तो ये रही लाइन, ये रही मतलब ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, और ये रहा क्या x एक्सिस, ठीक है। तो फिगर बाउंडेड बाय अ ट्राइंगल बाउंडेड बाय विद द हेल्प ऑफ लाइंस एंड x एक्सिस इज व्हाट, ये वर्टेक्स F, ये वर्टेक्स E और ये वर्टेक्स B। तो ट्राइंगल FEB, तो यहाँ से आया ट्राइंगल FEB। कोई डाउट है। और जो सेकेंड ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का निशान मैं बना रहा हूँ, सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब सेकेंड ट्राइंगल बाउंडेड बाय व्हाट, बाउंडेड बाय लाइंस एंड y एक्सिस। हाँ भाई जरा ध्यान दें, दूसरा ट्राइंगल AFD। कैसे, देखो ये रही फर्स्ट लाइन A से लेके F तक, और F से D तक ये सेकेंड लाइन, और ये रहा y एक्सिस। y एक्सिस का पोर्शन ही तो है AD। तो ट्राइंगल का नाम बताइए AFD, करेक्ट। तो ट्राइंगल AFD, ठीक। तो इनका चलो मैं पहला जवाब दे देता हूँ, ग्राफिकली सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये वाला जवाब आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। सॉल्यूशन क्या है बताओ, x = 1 है और y = 4 है। भाई दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो क्या होगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1,4 पे, यानी कि x = 1 और y = 4। इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और इसको भी चेक कर लो, फर्स्ट वाली को चेक कर लो। x की जगह 1 रखो, y की जगह 4, 2 1 2 + 4 6 ही तो आता है, ठीक है। तो फर्स्ट जवाब हमने इसका दे दिया। अब फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल जो इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले किसका एरिया निकालोगे, इसका, बाय द लाइंस एंड एक्सिस वाली बात उसने पहले करी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FEB, हाँ भाई फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलो या ऑल्टीट्यूड बोलो, है ना, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, ऑल्टीट्यूड, ठीक। चलो मुझे देख के बताओ, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ये कहाँ से कहाँ, E से लेके B तक, EB। ऑल्टीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे ऑल्टीट्यूड, ये F से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किस पे, x एक्सिस पे। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स F टू द x एक्सिस या टू द EB, बेस EB। तो आइए ड्रॉ करते हैं। मेरे ख्याल से जब आप ड्रॉ करोगे तो ये कहाँ आके मीट करेगा, x = 1 पे, है ना। और एक बात बताऊँ, ये ध्यान से चेक करो, ये देखो इसने यहाँ पे 90 बनाया कि नहीं,
भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 बनाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यही F से लेके इसका नाम कुछ रख दो, ये पॉइंट का कुछ नाम रखो, सपोज M, ठीक है। तो FM यही क्या है आपका ऑल्टीट्यूड है, और FM की जो लेंथ होगी वो हम आपको बता दें, पॉइंट F का जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है वही इसकी क्या है लेंथ है। भाई चेक करो ना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 बेस कितना है, अब देखिए बेस में आपको गड़बड़ नहीं करना है, ये आपका ओरिजिन है O, 1 स्टेप भाई E से लेके B तक, पॉइंट ये पॉइंट E है, E से लेके B तक 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ठीक है। तो 4 × FM कितना था 4, ठीक है। 4 4 जा कितना होता है 16, 16/2 8, या फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो आंसर क्या आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब निकालते हैं किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, हाँ भाई ध्यान से चेक करो जरा, AFD का बेस कौन, ऐसे करके लेट जाओ और ऐसे लेट जाओ ऐसे करके, फिर देखो तो बेस क्या दिखाई पड़ेगा A से लेके D तक, तो बेस हो गया AD, और इसकी हाइट बेस पे ही जो परपेंडिकुलर होगा वही इसकी हाइट या ऑल्टीट्यूड होगा, तो बनाना पड़ेगा। कहाँ से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, F से किस पे AD पे, तो स्केल रखते हैं और F से AD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये तो इस पॉइंट का एक नाम रख देते हैं, लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट N, तो परपेंडिकुलर ये देखिए 90 बना दिया, तो FN परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो हाफ इंटू बेस क्या है AD, तो A से लेके D तक कितने स्टेप है ध्यान चेक करो, 1 2 3 4, और वैसे भी आप चेक करो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 है और ऑरिजिन से लेके यहाँ तक 6 है, तो 6 में से 2 हटा दो, 6 - 2 कितना बचेगा 4, ऐसा कर लो ना, D से लेके A तक 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो AD कितना हो गया 4 × FN, ये परपेंडिकुलर कितना है, ऐसे हाथ तक के नीचे ले आओ 1, तो ये 1 यूनिट है, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा करेक्ट, तो कितना आ गया ये 2 1 ज़ा 2, 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड, हाँ भाई याद दिलाइए जरा, रिक्वायर्ड रेशियो में इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी कि जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा ही करना है। तो बताओ न्यूमरेटर पे कौन सा ट्रायंगल रखना है, बाय द लाइन्स एंड एक्स एक्सिस वाला, यानी कि ये वाला, यानी कि यहाँ रखना है हमको क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलिए FEB अपॉन नीचे रखना है बाय द लाइन्स एंड वाई एक्सेस वाला, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल AFD, हाँ भाई रखिए ऊपर। FEB का आंसर क्या आया था 8 स्क्वायर यूनिट्स, तो 8 स्क्वायर यूनिट्स, और नीचे आंसर क्या आया था एरिया ऑफ AFD का 2 स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब ध्यान चेक करो, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, बच्चे बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं यूनिट से यूनिट कैंसिल, अरे भाई सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो जब लिया जाता है तो कोई भी यूनिट नहीं आती, इसलिए हमको काट के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर यूनिट है हमें क्या पता कि ये किलोमीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या है ये, पर हमें काट के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो आएगा सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो कभी भी यूनिट में नहीं होता, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इसलिए यूनिट से यूनिट कट गया। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, बताओ क्या आ गया आंसर 4:1। अब यहाँ पे एग्जाम में बच्चे ये गलती करते हैं कि उल्टा रख देते हैं, यानी ट्रायंगल को ऊपर उसको नीचे 1:4, और मिलेगा आपको 0 मार्क्स, ठीक है। तो हम आंसर फाइनली लिखेंगे द सॉल्यूशन इज व्हाट x = 1 एंड y = 4, और सेकंड आंसर क्या है हमारा, द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स आर इज 4:1। ओके कर लीजिए। नंबर 2 3.4 का कह रहा है डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। ओके ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। अच्छा एक बात बताओ, एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी लाइंस जिम्मेदार होती हैं 3। तो इस बार याद रखिएगा ऐसा नहीं बोला कि 2 लाइंस दे दी और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, नहीं, इस बार जो ट्राइंगल बनेगा वो इन्हीं तीनों लाइन से बनेगा। तो इस लाइन को चेक करते हैं, इसका अगर हम टेबल बनाएं तो देखिए ये फर्स्ट लाइन का टेबल है, ठीक है।
यहाँ तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, जो x पुट करोगे वही y आएगा, यानी कि अगर x 1 पुट करोगे तो y 1, x अगर मान लो 3 पुट करोगे तो y 3, x अगर 4 पुट करोगे तो y 4, x 2 पुट करोगे तो y 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरीके से। तो ये पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? 1, 1 यहाँ 1, 1 ठीक, फिर 2, 2, फिर 3, 3। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी कुछ इस तरीके से, ऑरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो ये एक लाइन आई हमारे पास, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स। याद रखिए y इज इक्वल्स टू एक्स, कभी भी लाइन आपको दी हो तो हमेशा वो कहाँ से पास होती? ऑरिजिन से। ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से पढ़ाया जाएगा आपको। चलो कोई बात नहीं। तो ये लाइन हमने लिखी y इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स है, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड लाइन का टेबल अगर हम यहाँ पे बनाए हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हम y को 0 रख दें, y को 0, तो x भी कितना आ जाएगा? 0, ठीक। उसके बाद अगर हम y को 1 पुट करें, y को अगर हम 1 चेक करो, y की वैल्यू यहाँ 1 रखो, तो y की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, सही है। फिर अगर हम y की वैल्यू पुट करें कितनी? -1, ठीक है ना। y की वैल्यू अगर हम कितनी पुट करें? -1, तो 3 × -1 -3, x क्या आ जाएगा? -3। तो 0, 0, तो ये रहा आपका एक पॉइंट, ये रहा 0, 0, ठीक है। उसके बाद 3, 1, 3, 1, तो 3, 1 यहाँ कहीं आएगा, ये 1 के सामने लगभग यहाँ 3, 1, ठीक है। और उसके बाद -3, -1, तो -3 कहाँ आएगा? लेफ्ट में, -3, -1 यहाँ कहीं आएगा, -3, -1, x पे -3 और y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में -1, तो -3, -1 यहाँ कहीं आएगा। तो एक ये वाला पॉइंट मिला, एक 0, 0 मिला और एक ये वाला मिला। इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ये बहुत सही तो नहीं आ रहा है मेरा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आप करोगे। ये क्या था? 3, 1 था ना, तो सपोज को ये मान लो, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड लाइन आ गई, और सेकंड लाइन की इक्वेशन अगर हम यहाँ लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या है? 3y इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम बनाते हैं थर्ड लाइन। अभी 2 ही लाइन बनी, और कोई ट्राइंगल आपको नहीं दिख रहा होगा। जब थर्ड लाइन बनेगी तो तीनों लाइन की हेल्प से जो ट्राइंगल बनेगा, हमको उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो x + y इज इक्वल्स टू क्या है? 8 है। ये तो बहुत ईजी। अगर हम x की वैल्यू 4 रखें तो y भी कितना आ जाएगा? 4, 4 + 4 ही तो 8 होता है। x 4 रखोगे उधर जाएगा, y का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर हम x कितना रखें? 3, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 3 रखें, 3 उधर जाएगा, तो y की वैल्यू 8 - 3 5। तो 4, 4 और 3, 5। एक पॉइंट और अगर आपको लेना हो तो ले लो, नहीं तो इनफ है इतना। 4, 4, चलो बताओ, ये रहा 4 x एक्सेस पे और y एक्सेस पे 4, तो 4, 4 यहाँ कहीं आएगा, सही है ना। 4, 4 ये वाला पॉइंट क्या आपका? 4, 4। उसके बाद 3, 5, तो x एक्सेस पे 3 और y एक्सेस पे कितना चलना है हमको? 5, तो 3, 5 यहाँ कहीं आएगा। देखो 3, 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गई आपकी थर्ड लाइन। इसका इक्वेशन बोलिए, इसी के ऊपर लिखना होता है। तो x + y इज इक्वल्स टू 8। हाँ भाई, अब ट्राइंगल दिखा तीनों लाइन की हेल्प से? हाँ दिखा। ये वाला पॉइंट क्या है? A, ये वाला पॉइंट सपोज क्या है? B, और ये वाला पॉइंट क्या है? O, ऑरिजिन है ना O। तो ट्राइंगल ABO दिखा आपको। यही ट्राइंगल जो है तीनों लाइन से बना है। ये रही फर्स्ट लाइन, ये रही आपकी सेकेंड लाइन, और ये रही आपकी थर्ड लाइन, ठीक है। अब इसके वर्टेक्स पढ़ना शुरू करिए। एक तो मिल ही गया 4, 4। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 4, 4। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है? ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0।
और तीसरा वर्टेक्स क्या आपके पास, तीसरा वर्टेक्स है आपके पास बी, ठीक है। अब देखो मेरा ना सही से बना नहीं है, ये जो बी होगा इसका आंसर आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने ग्राफ पेपर पे करिए, ये आप पढ़ोगे तो आएगा 6,2, 2 तो मेरा सामने आ रहा है सही, और ये एक्स एक्सिस पे नहीं आ रहा था, तो एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 2, तो 6,2 ये आप अपने ग्राफ पेपर पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC formed by these three lines is given by, हाँ भाई क्या, 0,0, फिर दूसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 4,4 और फिर क्या है लास्ट में एंड 6,2। इस तरीके से आप आंसर करोगे, कर लीजिए। नंबर 3 देखिए, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x = 3, x = 5 एंड 2x - y - 4 = 0। ये कितनी लाइंस हो गई, 3 लाइंस तो ये हो गई। और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कितने साइड्स होते हैं 4, तो 4 साइड्स में से 3 साइड्स तो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन से बन जाएंगे, और जो फोर्थ साइड होगा वो किससे बनेगा, द एक्स एक्सिस से, ठीक है। यानी कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जो किससे बनता है, इन तीनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बाउंडेड होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, अब x = कितना दिया हुआ है 3, और हमने आपको बताया था x = समथिंग किसके पैरेलल होता है, y के पैरेलल होता है। तो ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, x = 3, कहाँ से जाएगा 3 से, तो ये 3 से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे x = 3 से, जो y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन जो y डैश के क्या है पैरेलल है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, x = 3। इसी तरीके से जो आपकी सेकंड लाइन है, ये तो फर्स्ट लाइन है, जो सेकंड लाइन है वो क्या है, x = 5, ये भी y एक्सिस के पैरेलल होगी, और कहाँ से जाएगी, मेरा शायद थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्या, वो आप देख लीजिएगा, भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे उसको। ये x = 5 से जाएगी, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे करोगे बहुत ही सटीक आएगा आपका। चलो ये हो गया आपका क्या, x = 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई, मतलब ये x = 5 इक्वेशन की ये ग्राफ है, सेकंड लाइन बन गई। अब थर्ड लाइन क्या आपके पास, थर्ड लाइन है 2x - y - 4 = 0। इसके लिए हम टेबल एक फॉर्म कर लेते हैं, करेक्ट, x और यहाँ पे y, हाँ भाई x की वैल्यू 0 पुट करिए, चलिए x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, -y - 4 = 0, -4 राइट में जाएगा तो -y = +4 हो जाएगा, फिर -1 को उधर में -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो y = what, -4। तो x की वैल्यू जब 0 रखी तो y कितना आ गया, -4, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम y 0 पुट कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2x, अब देखो ये -0, ये तो पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो -4 y की वैल्यू 0 रखी ना, 4 जाएगा राइट में, तो 2x = 4, 2 से डिवाइड लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ओके। तो y जब हमने 0 रखा तो x कितना आ गया 2। एक और पॉइंट अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनफ है इतना मेरे ख्याल से, इनफ है ना। अगर लेना हो तो आप y को 2 ले लीजिए फिर, ठीक है। तो y को 2 अगर आप लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस y की वैल्यू 2 - 4 = 0, तो 2x माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -6 = 0, तो 2x = 6 जाएगा राइट में, पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 से यहाँ डिवाइड लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी कि जब y आपने कितना चूज़ किया 2, तो x कितना आ गया 3। तो पॉइंट क्या हो गए 0, -4, क्या क्या पॉइंट हो गए आपके पास, 0, -4, दूसरा पॉइंट क्या है 2, 0, और थर्ड पॉइंट क्या है 3, 2, करेक्ट। तो 0, -4, तो 0, -4 यहाँ कहीं आएगा, उसके बाद 2, 0, तो x पे 2 और y पे 0, 2, 0 ओहो सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, 0, -4 y एक्सिस पे आएगा, है ना। तो यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे दिख भी रहा होगा कैमरे में, हाँ दिख तो रहा है। चलो 0, -4, x पे 0, y पे कितना -4, तो ये वाला पॉइंट क्या है 0, -4। फिर क्या है 2, 0,
तो x पे 2 और y पे 0, ये आ गया आपका 2,0। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है 3,2, तो x पे 3 और y पे 2, x पे 3 y पे 2 यहाँ सामने आएगा। तो 1 2 3 ये तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? हाँ, कहाँ लिखें? यहाँ बढ़ा के यहाँ पे लिख दें आगे। इक्वेशन भी लिखना ज़रूरी है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी लाइन की, ये है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये थर्ड लाइन है। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको कोई कोऑर्डिनेटर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखो, अगर हम ये वाले पॉइंट का नाम A रख दें, इसका नाम अगर हम B रख दें, और इसका नाम अगर हम C रख दें, और इसका नाम अगर हम D रख दें, तो ध्यान से चेक करो, A B C D कोऑर्डिनेटर है। किससे किससे बन रहा है? ये रही फर्स्ट लाइन, ये रही फर्स्ट लाइन, ये रही सेकेंड लाइन, ये रही थर्ड लाइन, 3 लाइन तो ये हो गई, और नीचे क्या है? एक्स एक्सिस। ये CD किसका पार्ट है? एक्स एक्सिस का। तो दिस इज द कोऑर्डिनेटर ABCD बाउंडेड बाय 3 लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या निकालना है? एरिया, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लीजिए, तो मैं इसको हटा दूँ, कर सकते हो? हटा दें, चलो। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, ये कोऑर्डिनेटर का नेचर कैसा है? कैसा कोऑर्डिनेटर है? ट्रेपीजियम है ये, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेटर जिसके 4 साइड होते हैं, और ट्रेपीजियम भी तो एक क्या है? कोऑर्डिनेटर है। ट्रेपीजियम की खासियत बताइए, ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है। और आप ध्यान से चेक करो क्या, कि BC इज पैरेलल टू व्हाट? AD। ये ट्रेपीजियम है। रीजन हम लिख देंगे सबसे पहले अपनी कॉपी में, क्या कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। वाई ट्रेपीजियम? सिंस BC इज पैरेलल टू, BC पैरेलल है किसके? AD के। पैरेलल का साइन है, BC इज पैरेलल टू व्हाट? AD। क्योंकि क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये लाइन क्या थी? x इज इक्वल्स टू 3, ये y के पैरेलल थी। x इज इक्वल्स टू 3 का ही तो पार्ट है कौन? BC। तो BC भी किसके पैरेलल है? y के। और इसी तरीके से ये जो AD है, ये किसका पार्ट है? x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 किसके पैरेलल था? y के। यानी कि AD भी पैरेलल है y के। तो अगर BC भी पैरेलल है y के और AD भी पैरेलल है y, तो BC पैरेलल किसके हो जाएगा? AD के। बात समझ में? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू व्हाट? यही मैं आगे लिख दूं, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? पैरेलल लाइंस। मतलब समझो जरा, यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये एक ट्रेपीजियम है, तो इसमें ये इसके पैरेलल है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये नहीं होता है ना, ना ना, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। डिस्टेंस हमेशा मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर आपको ऐसा मिल जाए, तो वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो आओ जरा देखते हैं। 1/2 इंटू, देखो, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें पैरेलल कौन कौन है? BC और AD। तो BC और AD का सम होगा, यानी कि BC प्लस AD इंटू, हाँ भाई, BC और AD के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कौन है? BA है कि CD है? CD है। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये वाली जो लाइन थी, ये x एक्सेस के क्या है? परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये लाइन y एक्सेस के पैरेलल थी, और y एक्सेस x एक्सेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये लाइन भी तो x एक्सेस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ये 90 है कि नहीं, ये बताओ। अब देखो, ये वाली इसके पैरेलल है। अब आपको लेट जाओ ऐसा करके, और फिर देखो जरा, ये पैरेलल है इसके, तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है CD, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? CD। अब बस लेंथ मेजर कर लीजिए और लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। हाँ भाई, ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट बताइए क्या है? 3,2। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है?
मेरा ग्राफ तो ठीक से नहीं आ रहा होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितना आ रहा है ये 5,6 आ रहा है तुम्हारी कॉपी में? हाँ हाँ सही आ रहा है, मेरा सही नहीं आ रहा बच्चों, आप देख लीजिएगा। ये आ रहा है एक्चुअल में, लाइन यहाँ से निकलना चाहिए था थोड़ा सा, ये यहाँ से 6 के सामने से, तो ये जो होगा ये होगा आपका 5,6। मेरा देखने में 5,5 लग रहा है, ग्राफ तो है नहीं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 है ना, 3,0। और ये वाला जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,0। हाँ भाई चलो देख के बताओ। 1/2 इंटू बी सी की लेंथ कितनी है, बी से लेके सी तक ये कितना है 2 यूनिट। अरे वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वही उसकी लेंथ होगी 2, प्लस ए डी की लेंथ कितनी है, ए डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और इनटू इन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 1 स्टेप 2 स्टेप, दिखाई पड़ रहा होगा साफ साफ। सी, ये सी पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, सी से लेके डी तक 1 स्टेप 2 स्टेप। एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे 5 में से माइनस कर देते क्या 3। भाई ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक क्या है 3 और ऑरिजिन से लेके यहाँ तक क्या है 5, 5 - 3 कितना आता 2। अब देखो 6 + 2 ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करोगे 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो हम फाइनल आंसर क्या करेंगे कि द required area of the quadrilateral formed by these 3 lines and the x-axis is 8 square units, okay। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने किए, लॉन्ग आंसर टाइप है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब कल से मेरे ख्याल से ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट उससे पहले जाते जाते डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक और कमेंट सेक्शन को जो मैं कमेंट करके पिन करता हूँ उसको चेक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।